तो हम बात कर रहे थे भारत भूगोल की, और फिर से कहना चाहता हूँ भारत भूगोल क्रम में बाद में आता है। जो बेसिक जो सिद्धांत है वो करिए, जिद में मत आइए कि पहले जो है क्लास में जाके बैठ जाएंगे सारा कर लेंगे। सब चीजें क्रम में जुड़े हुए हैं। सीधा कोई छठी क्लास का बच्चा जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर क्लास में बैठेगा तो परेशान वो भी होगा, शिक्षक को भी जो वो करना चाहते वो नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, हमने कुछ होमवर्क दिया था वो कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, इसको देखें, फिर इसी से शुरू करते। क्या था हमारे पास? यहां पे छोड़ा था अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार छोड़ा था ये। तो जिन लोगों ने कर लिया है, तो ये सबसे ऊपर कौन सा है? एक नंबर नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की जो बात है, अब हर एक द्वीप का कुछ कुछ अगर विशेष है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक लगभग 700 मीटर। ठीक है, तो 700 मीटर की चोटी, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, एक तो चोटी में ऐसी बनाओ, थोड़ी देर में फिर बात करेंगे। ये है मिडिल मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में क्या है? ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और तीसरा क्या है? दक्षिणी अंडमान। यहीं पे इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अभी भी पोर्ट ब्लेयर है या नाम बदल गया? श्री विजयपुरम ऐसा हो गया? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसका पुराना नाम है, अब इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम किया गया है। चार एक द्वीप है जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं और हमारे जाने की मनाही है। कौन सा है? सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल। ठीक है, कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ के जो मशहूर द्वीप हैं, उन सबके नाम बदले हैं। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, अब तो वैसे नाम जो बदले गए हैं, ये एक तरह का होमवर्क रख लीजिए कि अंडमान निकोबार का एक प्रीलिम्स का जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि बदले हुए नाम और पुराने नाम क्या थे। बट मेरी दृष्टि में वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। 5 नंबर जो है, ये एक चैनल है, क्या नाम है इसका? डंकन पैसेज। तो चैनल और पैसेज आप अंतर जान ही रहे हैं, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसमें किया है कि पैसेज की जब हम बात करते हैं वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, हमने पहले क्या लिखा? स्ट्रेट रखा, स्ट्रेट के बाद चैनल और चैनल के बाद पैसेज, तो ऐसा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी मान्यता है, जिसने जो नाम रखना था वो रख दिया। 6 नंबर क्या है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। उसके बाद ये जो 7 नंबर है, लगभग 10 डिग्री अक्षांश की रेखा। ये लगभग 10 डिग्री अक्षांश की रेखा के समानांतर है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित भी करता है। कितने इसमें द्वीप हैं? 500। पूरे अंडमान निकोबार में 800, 836, 800 प्लस है, 800 प्लस है। वैसे तो बहुत सी अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, कुछ एनसीईआरटी में मिलेगा। जो उनकी मानक साइट है उसमें वो एक गणना जो करते हैं वो द्वीपों की भी करते हैं। द्वीप एंड रॉक आउटलेयर्स, मतलब कुछ ऐसी चट्टानें जो पानी के ऊपर निकली हुई हैं, उनको भी उन्होंने गणना करके 800 प्लस कर लिया है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, कुछ 500 प्लस के करीब, 500 प्लस अंडमान में ही द्वीप है। सारे द्वीप, सारे के सारे द्वीप इनमें जो है रहने योग्य नहीं है, वहां पर आबादी भी नहीं है, आवासी आवासी नहीं है। कुछ 30-32 में जो है आवास हो रहा होगा।
तो कुल जो है अंडमान निकोबार में 830 के करीब है और इसमें 500 के करीब है। यहां पर कुछ में ज्वालामुखी का उद्गार भी हो रहा है। तो जो एक द्वीप यहां पर आता है जो मैंने नहीं रखा था, क्या नाम है, बैरन द्वीप, जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम ये सुषुप्त है। जो दो ज्वालामुखी और हो जाते हैं। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहां पर निकोबार में। निकोबार में सबसे पहले क्या आता है, कार निकोबार, ये है नानकावरी, नानकावरी। और 10 नंबर जो यहाँ का सबसे दक्षिणस्थ भी है और बड़ा भी है, ये क्या है, ग्रेट निकोबार। इसका दक्षिणस्थ बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ और ऊपर में लगभग 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। विधि कह रहे हैं लक्षद्वीप का 5 नंबर नहीं मिला। लक्षद्वीप में बेटा नंबर तो मुझे नहीं याद है, यहाँ तो जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप पर फिर जाएंगे। पहले यहाँ पर है 8, 9, 10 हो गए। तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, नानकावरी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ की जानकारी, केवल केवल फैक्चुअल जानकारी, ये जैसे हमने विश्व भूगोल में किया है, इसे मानचित्र में देखेंगे तो हो जाए। ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया आपका निकोबार। अब हम यहाँ पर हैं, तो अब हम इनकी उत्पत्ति की बात कर लें। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये किस तरह के द्वीप हैं, तो ये तो बेसिक याद होना चाहिए कभी भी करते हुए, आपके पास जो भी एटलस है उसमें डला हुआ है। पहली चीज उत्पत्ति, तो अंडमान और निकोबार लिखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, के रूप में जाने जाते हैं। यह द्वीप समूह एक चापाकार आकृति, यह द्वीप समूह एक चापाकार आकृति में प्लेट अभिसरण, चापाकार आकृति में प्लेट अभिसरण के कारण, प्लेट अभिसरण के कारण निर्मित हुए हैं। इनमें भारतीय एवं बर्मा माइक्रोप्लेट, भारतीय एवं बर्मा कहा जाता था म्यांमार को, बर्मा माइक्रोप्लेट के अभिसरण के कारण, एक ज्वालामुखीय चाप का निर्माण हुआ है, ज्वालामुखीय चाप का निर्माण हुआ है, जिनके शिखर सागर की सतह के ऊपर द्वीपों के रूप में, सागर की सतह के ऊपर द्वीपों के रूप में देखे
जाते हैं। ठीक है। भूगर्भिक दृष्टि से इनका निर्माण हिमालयी निर्माण के साथ हुआ है। हिमालयी निर्माण के साथ हुआ है। इनका निर्माण हिमालयी निर्माण के साथ हुआ है और इन्हें इन्हें म्यांमार में पाई जाने वाली और इन्हें म्यांमार में पाई जाने वाली अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है, का जलमग्न विस्तार माना जाता है। अराकान योमा का जलमग्न विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बने हैं? ज्वालामुखी से बने हैं। ज्वालामुखी ये चोटियां हैं जिन वजह से बना है। तो ये जो हमने ऐसे बनाया था ऐसा था। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लेट इधर गई और ये बर्मा माइक्रो प्लेट है, इनका अभिसरण हो रहा है। तो अगर आपको अभिसरण का चिन्ह याद हो तो ये इस तरह से होता है। तो इसमें एक प्लेट नीचे जा रही है, उसका धंसान हो रहा है, और दूसरी प्लेट सागरीय प्लेट ऐसी है, ये पिघलते हैं और यहां से ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और जब ये सागर की सतह पर दिखाई देते हैं तो ये क्या रूप ले लेते हैं? ये द्वीपों का रूप ले लेते हैं। ये हमने किया। ठीक है। अगले अनुच्छेद में लिखेंगे स्थल आकृतिक रूप से यह द्वीप छोटी ज्वालामुखीय चोटियों और पहाड़ियों, स्थल आकृतिक रूप से यह द्वीप छोटी ज्वालामुखीय चोटियों व पहाड़ियों महेंद्र अहिरवाल आज अचानक क्लास में आए। बेटा पहली क्लास देखिए, जो सबसे पहली क्लास हुई है उसमें आपके सवाल का जवाब है। प्लीज क्लास को बाधित ना करें। ठीक है, के रूप में देखे जा सकते हैं पहाड़ियों और ज्वालामुखी, छोटी ज्वालामुखी और पहाड़ियों के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ की ढाल प्रवणता अधिक होती है और सैडल पीक 700 मीटर, कितना है 700 कितना 734 734 मीटर यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। इन ढालों पर छोटी किंतु तीव्र प्रवाह वाली इन ढालों पर छोटी किंतु तीव्र प्रवाह वाली नदियां आदीय रूप में प्रवाहित होती हैं। छोटी नदियां हैं किंतु तीव्र प्रवाह है उनका। और आरीय रूप क्या होता है? रेडियल, केंद्र से बाहर की ओर बहने वाली नदी को क्या कहेंगे?
इस तरह से किनारों की तरफ बहेंगी, वो आर्य होते हैं, आर्य रूप से बहती हैं। और एक संकरी तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो नदियां प्रवाहित हो रही हैं चारों ओर, किस तरह से आर्य रूप में प्रवाहित हो रही हैं, रेडियली बाहर आती हैं, और क्या है, यहां पर छोटे से मैदान बनाती हैं, ये मैदान होते हैं। डन। कुछ लिखेंगे, कुछ द्वीपों के किनारे पर, कुछ द्वीपों के किनारे पर उचित दशाएं, कुछ द्वीपों के किनारे पर उचित दशाएं प्राप्त होने पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण भी हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? प्रवाल भित्ति। तो द्वीपों में ये हिस्सा क्या है? ज्वालामुखीय भाग है, और ये हिस्सा क्या है? प्रवाल, प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ कहा जाता है। तो एक छोटा सा समुद्री जीव होता है जिसको मूंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा, पॉलिप, कोरल का पॉलिप होता है ये। इसका शरीर जो है बहुत ही मुलायम होता है, और अपनी सुरक्षा के लिए ये अपने चारों ओर एक कैल्शियम का खोल सृजित कर लेता है। ये क्या है? ये इसका बाह्य स्केलेटन है, तो ये कैल्शियम का अपना खोल बनाता है। ठीक है, तो ये इस खोल के अंदर रहता है। ये कैल्शियम का खोल इसको सुरक्षा देता है, और जब इसको खाना खाना होता है तो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं जाना होता। इसी पर इस खोल पर शैवाल का निवास होता है, तो बहुत सारी एल्गी इस पर रहने लगती है, और ये उसे ही खा लेता है। तो ये है कोरल पॉलिप, कोरल का मूंगा, ये जीव है। ये जीव करोड़ों की मात्रा में एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है, जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके खोल इनके पीछे रह जाते हैं। ये किससे बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये कैल्शियम के खोल से बनी हुई स्थल आकृति क्या कहलाती है? भित्ति। इसको क्या कहते हैं? रीफ। और किसने बनाई? कोरल ने बनाई, तो इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, डन। तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते वक्त आपने ये बताया था, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत से छात्र जो है सीधा इंडिया ज्योग्राफी में आ गए हैं, तो उनको बहुत सी चीज समझने में चुनौती भी होगी। मंडे से हम जो है जलवायु शुरू करने वाले हैं। जलवायु में दुनिया के सिद्धांत आने वाले हैं, जो हमने जनरल ज्योग्राफी में भी सीखे हैं और विश्व भूगोल में भी किए हैं। अगर वो नहीं किया है तो आपको जलवायु में परेशानी होगी, ये हम पहले ही बता रहे हैं, इसलिए पहले की क्लासेस कर लें तभी जुड़ें। सर, ये पूरी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते हैं क्या? तो ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम है टॉक्सिक। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्री जीव दो तरह के होते हैं। ठीक है, समुद्र की तली पर रहने वाले दो तरह के जीव होते हैं। समुद्री जीवों को बेंथिक कहा जाता है, बेंथोस। सो बेंथिक जीवन वो होता है। एक होता है फिक्स्ड बेंथिक, एक होता है मोबाइल बेंथिक। तो जो केकड़ा होता है, केकड़ा समुद्र की तली पर चलता है, तो केकड़ा जो है बेंथिक है लेकिन मोबाइल है। कोरल जो है ये होते फिक्स्ड बेंथिक, तो ये अपनी स्थान पर यथावत बने रहते हैं।
जब तक वो पैदा हो रहा है, पैदा होकर अपना खोल सृजित कर लेता है, एक बार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिल गया तो वो अपने आवास पे ही रहता है। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने पूछा, टॉक्सिक ने पूछा कि सर ये एक ही जगह पे रहता है, चलता है कि नहीं? तो बात ये है कि ये मनुष्य ही है जिसके पास बुद्धि का विकास है, वो बिना काम के भी चलने लगता है। ये जो जीव हैं ये केवल अपने जीवन यापन के लिए चलते हैं। तो दिक्कत यह है, इतना छोटा सा जीव है, अगर ये पानी में जाएगा तो कोई इसे खा जाएगा। तो इसने क्या कर रखा है, इसने पहले तो घर बनाया और घर को किराए पे दे दिया, किसको? शैवाल को। तो अब शैवाल खाना बनाती है और ये उसे आवास देता है। अगर आपने इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में देखा हो तो इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सहभागिता भी है इन लोगों की, ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इसलिए ये हो गया। ठीक है, आकाश अनंत कह रहे हैं सर आर्य रूप वाला एक बार समझा दीजिए। आर्य रूप जब अभी नदियों की बात करेंगे वो है, आप यूं समझिए कि एक चट्टान है या आपके घर में एक एक इस तरह का भगोना है जिसको आपने, या कटोरा है, कटोरा को आपने उल्टा रख दिया और कटोरे पे आपने पानी डाला, तो वो कहां पर जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं नीचे जाएगा, नीचे ही जाएगा। कटोरी की कौन सी तरफ जाएगा? सर सब तरफ जाएगा, इधर भी जा सकता है, कटोरा उल्टा किया हुआ ना। तो केंद्र से बाहर की जाने के उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियल। जो आपके साइकिल का चक्का होता है, केंद्र से उसमें स्पोक निकले होते हैं, तो केंद्र से बाहर जाने को रेडियल कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। अब हिंदी माध्यम का छात्र हिंदी जानता नहीं, आर्य सुन के उसके दिल में गड़ा हुआ, भाई ये बहुत तगड़ा होगा, वह पहाड़ है, बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी जा रहा है, चारों तरफ पानी जाते को क्या कहते हैं? आर्य रूप। ठीक है, तो ये हो गया आर्य। ये कह रहे हैं टीम को लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक कीजिए क्लास को। आपको दिखाई देगा? अरबाज, अरबाज को ठीक कर दीजिए। अरबाज ये बताने के लिए कि टीम को सब दिखाई देता है। ठीक है, तो आर्य हो गया, आगे बढ़े। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच पे इस तरह से, फिर से कह रहा हूं कि बहुत ही क्रम में चलती हैं चीजें इंडियन ज्योग्राफी को। सर आप थोड़ा बताने का कष्ट करें प्लीज, मैं बता ही रहा हूं, मैं कष्ट क्यों करूंगा, मेरा धर्म है भाई। इंडियन ज्योग्राफी पहले क्यों करवा रहे हो? हमने इंडियन ज्योग्राफी पहले नहीं करवाया, पहले वो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी उसकी पहले। इसके पहले जो है क्रम में ही हुआ है, और इस बैच में भी जो मेरे छात्र हैं यहाँ पर उन्होंने भी क्रम में ही किया है। डन। तो ये हो गया आपका मूंगा भी हो गया। कुछ छात्र या छात्रा ने, किसी ने शायद पिछली क्लास में पूछा था कि मूंगा क्या होता है, और ये क्या कहते हैं, कोरल क्या होता है, सॉरी प्रवाल क्या होता है। तो प्रवाल के बारे में एक बार फिर से बता दिया। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रधानता अगर देखी जाए इन इन द्वीपों की, तो ये प्रधानता किस चीज से बने हैं? किस चीज से बने हैं? ये बने हैं चट्टानों से, वोल्केनिक चट्टानों से। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ जगह पे जहां पे दशाएं अनुकूल है, ये जो है ये हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। तो जहां अनुकूल दशाएं हैं, सर अभिषेक सर ने भी बताया था, तो आपके पर्यावरण के शिक्षक भी बता चुके हैं, भूगोल के भी बता रहे हैं, इतिहास वाले से भी पूछ लेना, समाज शास्त्र से भी पूछ लेना, लगे हाथ जो है मजा ले ही रहे हैं तो सभी का कर लेना। और एक एक सुनिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, सर अंडमान में नदी है क्या? नदी के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। नदी का मतलब सतही जल प्रवाह। आप मुझे बताइए, मानसून में भारत में ऐसी ऐसी जगहों पे नदियां निकली हैं कि जहां पे लोग नहीं सोच सकते थे, बेचारे बच के भाग रहे हैं। तो द्वीप ये द्वीप समूह जो विषुवतीय क्षेत्र में पड़ते हैं, 6 डिग्री आया कि नहीं, 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ तो बहुत ज्यादा विषुवतीय वर्षा होगी। वर्षा होगी तो क्या वो चारों तरफ को बह के जाएगी कि नहीं जाएगी? अब दिक्कत यह है कि ना तो कल्पना है, या तो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, अगर पिछली क्लास की है तो सोच भी नहीं रहे, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, या फिर पिछली क्लास नहीं की है। भैया वर्षा तो होगी, इक्वेटोरियल रेन होती है कि नहीं होती है, जो इन्होंने पूछा संवहनीय वर्षा,
सुबह से शाम तक वो वर्षा हो जाती है, 4 बजे जो हमने आपको बताया था 4 o'clock शावर। अब जब इतनी भारी वर्षा होगी तो क्या होगा? तो वो नीचे बहकर आएंगे। वो नीचे बहकर आएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? आज नदी लिख दिया, कल सरिता लिखा था तो सरिता पे सवाल आ गया था, इसलिए मैंने नदी लिखा। मैंने कहा मासूम बच्चों को, नहीं तो छोटी छोटी त्वरित प्रवाह वाली सरिताएं जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, मौसमी सरिताएं। और ये ठीक है। सर ये मूंगा अभी भी है या विलुप्त हो गया है? तो फिर नए द्वीप कैसे बनेंगे सर? देखो, मूंगा तो चला गया, ठीक है। पीछे हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई में जैसे माल मिला था, ऐसे ये छोड़ के गया है। और फिर से कहना चाहता हूं, ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका नाम है, आप ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो, इसकी जगह इसकी जगह पर क्यों नहीं एक वीडियो देख लो? अगर आप वीडियो ऑन करो, कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आपको उनका आकार दिखेगा, प्रकार दिखेगा। इतने बड़े बड़े ये हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, हमारा पूरा लक्षद्वीप का पूरा पूरा द्वीप इससे बना हुआ है। तो ये बचकानी बात अब करेंगे सर मूंगा अभी भी है या विलुप्त तो हो गया है? विलुप्त तो बहुत बड़ी चीज है, विलुप्त का मतलब वो प्रजाति ही खत्म हो गई, मर गया है, फ्लैट पीछे छोड़ गया। ठीक है। तो भारत के बैंकों में बहुत सारा पैसा है, खातों में दिया हुआ है। और उन खातों में मृत्यु के बाद वो पैसा किसको जाएगा? वो नामांकन नहीं हुआ था, नॉमिनेशन के अभाव में भारत के बैंकों में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो आजकल बैंकों में बताया जाता है, जब खाता खुलवाएंगे, कि भैया अगर आप नहीं रहे तो किसको दोगे? मम्मी को दोगे, पापा को दोगे? इसे नॉमिनी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा मूंगा मर गया है, पीछे खाता छोड़ गया है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसे ये कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, इतनी इनकी वित्ती ही बहुत बड़े द्वीप जैसी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। फिर से कहना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बातें जो आपने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, और आप यूपीएससी भी पास करना चाहते हैं, थोड़ा तो आइए इस चीज में, थोड़ा तो रुचि दिखाइए। जिस परीक्षा को आप पास करना चाहते हैं, आप यूं समझिए कि कल को आप प्रशासक बनते हैं, अंडमान निकोबार भेज दिया आपको, लक्षद्वीप का प्रशासक बना के भेज दिया, तो भी तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अध्ययन करके अनुभव से चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो अगर आप वाकई में इस क्लास के लिए, इस परीक्षा के लिए, इस जॉब के लिए सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो इसमें कामचोरी ना करें। अगर प्रवाल आ रहा है, 2 बार आ गया प्रवाल वित्ती, एक बार गूगल किया और जो रोज देखते हो उसे एक दिन नहीं देखा, काम की चीज भी देख ली, है ना? ये तो ये हो गया यहाँ पर। तो क्योंकि जलवायु की बात हुई तो आगे लिखेंगे सभी लोग। विषुवतीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की जलवायु, विषुवतीय पेटी में या विषुवतीय पेटी के समीप होने के कारण यहाँ की जलवायु में उष्ण एवं आर्द्र दशाएं उष्ण एवं आर्द्र दशाएं देखी जाती हैं। उष्ण एवं आर्द्र दशाएं देखी जाती हैं। यहाँ भारी संवहनीय वर्षा यहाँ भारी संवहनीय वर्षा, ब्रैकेट में लिखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक को मतलब भारी वर्षा माना जाता है। यहाँ भारी संवहनीय वर्षा के चलते सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों का विकास हुआ है। सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों का विकास हुआ है। मानसून का आगमन मानसून का आगमन सर्वप्रथम मानसून का आगमन सर्वप्रथम इस द्वीप समूह पर देखा जाता है।
इस द्वीप समूह पर देखा जाता है। और और उत्तर की ओर जाने पर, उत्तर दिशा की ओर जाने पर यह द्वीप चक्रवातों के प्रभाव में भी आते हैं। तो यहाँ पे चक्रवात के भी प्रभाव आते हैं, भारी वर्षा भी होती है, मानसून का भी आगमन यहाँ पर सबसे पहले होता है। ठीक है, अभय प्रताप गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो जो प्रमुख हैं उनकी हमने बात कर ली। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? जनजातीय लोग रहते हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जनजातीय लोगों की जब हम बात करते हैं तो जो आदिम जातियां थी, जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से उत्पत्ति हुई, अफ्रीका से बाहर चले गए और धीरे धीरे बाद में कुछ जो है मानव जो है वो सभ्यताओं की तरफ चले गए, सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन कुछ आज भी आदिम कालीन हमारे पास प्रजातियां हैं जो यहाँ पर रहती हैं। तो अफ्रीकी मूल से जो जनजातियां आई वो आज भी अंडमान निकोबार में रहती हैं। उन जनजातियों कहते हैं नेग्रीटो समूह की जनजातियां। नेग्रीटो जब भी आया नेग्रीटो, तो नेग्रीटो क्या होंगे? ये अफ्रीका के होंगे, ये छोटे कद के होते हैं, इनकी त्वचा का रंग सांवला काला, बल्कि काला ही होगा, सांवला नहीं होता, बहुत डार्क स्किन होते हैं और इनके कर्ली हेयर होंगे। ठीक है, घुंघराले बालों वाले होते हैं। ये हो गए। एक तो यहां से एक लहर आई जो जनजाति यहां बसी। दूसरी जनजाति हमने आपसे कहा अरकान योमा म्यांमार से जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी कुछ लोग आकर यहाँ बसे, जनजातीय लोग। आज के आधुनिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 20-30 हजार साल पहले की बात है, धीरे धीरे ये यहाँ पहुंचे होंगे। तो एक तो नेग्रीटो समूह के मिलते हैं, दूसरा जो समूह है वो है मंगोलॉइड समूह। क्या नाम है? मंगोलॉइड। तो मंगोलॉइड जैसा शब्द आपको सूचित कर रहा है मंगोलिया। तो जो मंगोलिया चीन या दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों के चेहरे की बनावट है, जैसे इसका एक टिपिकल उदाहरण एक चाइनीज व्यक्ति के चेहरे का उदाहरण होगा कि ये चेहरे थोड़े से चपटे होते हैं, चपटे होते हैं, इनका रंग जो है येलो गिना जाता है। तो बहुत लालिमा या फिर बहुत गाढ़े रंग के भी नहीं होते, हल्के येलो स्किन माने जाते हैं। और विशेषकर इनकी आंखें आप देखेंगे तो हम लोग मानते हैं कि वो आंखें छोटी हैं, लेकिन वो छोटी नहीं होती हैं। आंखों का जो खुलने का वो है, तो जो हमारी जो पलक होती है, इनकी पलक के ऊपर एक और फ्लैप होता है जिसे एपिकैंथिक फ्लैप कहते हैं। तो जब आंख खुलेगी तो उस फ्लैप की वजह से वो थोड़ी कम खुली हुई दिखाई देती। तो मोंगोलॉइड समूह के भी हैं और नेग्रीटो समूह के हैं। तो जो हमारा अंडमान है वहां नेग्रीटो समूह का प्रभुत्व दिखाई देता है और निकोबार में मंगोलॉइड समूह दिखाई देता है। ठीक है, डन। तो सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। यहां जनजातीय आबादी, यहां जनजातीय आबादी का निवास देखा जाता है। ठीक है, जनजातीय आबादी का निवास देखा जाता है जो मूलतः दो समूहों के हैं। पहला पहला नेग्रीटो समूह, नेग्रीटो इनकी प्रधानता अंडमान के कुछ द्वीपों में देखी जाती है। नेग्रीटो जिनमें कुछ नाम मैं दे रहा हूं, ओंज, जरावा, ग्रेट अंडमानी। ठीक है,
और सेंटिनलीज। ठीक है, सेंटिनली, सेंटिनल द्वीप पे कौन है? सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जरावा और ओंज। डन। अब हम कहां पर हैं? अब हम हैं मंगोलॉइड, मंगोलिया से मंगोलॉइड। अंग्रेजी में भी लिख दूं नेग्रीटो, नेग्रीटो, मंगोलॉइड। ये कहां पर है? ये हमारे निकोबार के कुछ द्वीपों पर, निकोबार के द्वीपों पर। इनमें क्या नाम आते हैं? शोम्पेन और निकोबारीज। शोम्पेन और निकोबारी। अब ये जो है, ये जो आम आधुनिक जीवन है, हम लोग हैं, मनुष्य हैं, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश नहीं करते हैं, और होनी भी नहीं चाहिए। ये अपना जीवन जी रहे हैं जिस तरह से जी रहे हैं। हम लोगों ने कई बार इन्हें आधुनिकता के नाम पर इनसे मिलने जुलने की कोशिश की है, और उस आधुनिकता का इन्हें नुकसान ही हुआ है। इन्हें क्या नुकसान होता है? इनकी संस्कृति का विनाश हो जाता है, और इनकी भाषा इनसे छिन जाती है। तो पहली बात तो ये है, ये पूजा शाह है, ये पिछली क्लास देख चुकी हैं, तो ये हम सबको ज्ञान दिखा रही हैं। इन्होंने लिखा जांगिल, क्योंकि इसके बाद मुझे वो बताना है कि वो हो गया नेशनल एनिमल डुगोंग है। तो पूजा शाह बेटा, एक तो रटी हो, ऊपर से गलत रट दी हो, नेशनल एनिमल बना दिया। स्टेट एनिमल था ना। देखो बेटा, पूजा शाह रट के भी देखो वैसे हो गया, तो ये तो पोपट हो जाएगा फिर तो, है कि नहीं? तो स्वाभाविक सी बात है, जो मैंने विश्व भूगोल में बात की है, कि आपके जो लैटिन अमेरिका में पूरे के पूरे साम्राज्यों को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने तबाह कर दिया। यूरोपीय मूल के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरे के पूरे, इनका साम्राज्य था, एस्टेक थे, मायन थे, वो क्यों कर दिया? क्योंकि वो जब यूरोप के लोग जब लेटिन अमेरिका के देशों में पहुंचे, तो उनके शरीर में जो बीमारियां थी, उनके लिए इनके पास कोई प्रतिरोधात्मक क्षमता नहीं थी, उन बीमारियों से ये मर गए। तो जब हम इनके समीप आते हैं, वो सारी चीजें हम लेकर जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जैसे विश्व में कोविड फैला, तो यूं समझ लीजिए मनुष्य जब इनसे मिलता है, तो हम एक तरह का कोविड की तरह से इनको बहुत बड़ी महामारी दे सकते हैं। जो कि एक, जो पूजा शाह अभी लिख रही थी, जांगिल नाम की एक जनजाति हुआ करती थी, वहां उसके सारे सदस्य अब समाप्त हो चुके हैं। तो वो यहाँ पर लॉस्ट है, एक्सटिंक्ट है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि सर इनकी संस्कृति का नाश होता है, इनका रहन सहन का नाश होता है। तो मेरा ये कहना है कि मुझे बताइए कि क्या हमें क्या हमें हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की संस्कृति किसी ने आके बताई? हमने देखा उनकी संस्कृति, हमने उसे समझा, उन्होंने तो आके नहीं समझा है। तो इनकी संस्कृति यही जानते हैं, हमें इनकी भाषा समझनी होगी, और फिर जाके इनकी भाषा में क्या ये कहना चाहते हैं, क्या संस्कृति है ये। तो इनकी संस्कृति का हम विनाश नहीं करते हैं, हम इन संस्कृति का निरादर करते हैं, हम इनको कुछ मानते नहीं। हम इनकी संस्कृति को मूर्ख मानते हैं, हम सोचते हैं कि ये बेचारे मर जाएंगे, अपना ख्याल कैसे रखेंगे। जैसे आपको मुझे पालतू जानवरों पे दया आती कि नहीं आती? सड़क पे एक पालतू जानवर या कोई भी जानवर, सड़क का जानवर, बेचारे को चोट लगी हो, खाना नहीं मिल रहा, दया आती कि नहीं आती? तो हम लोग एक दया करुणा का भाव लेकर इन्हें देखते हैं, कि हम कहते हैं अरे देखो इनका कुछ नहीं हुआ, हमें सब आता है, हम इन्हें बचा लेंगे। इस चक्कर में हमने बहुत नुकसान किया। नंबर वन, निरादर भी करते हैं बहुत से लोग। तो फिर आप जानवर के साथ क्या करते हैं? जानवर आपके खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, तो यहाँ पर इन लोगों के साथ मनोरंजन के लिए भी इनका उपयोग हुआ, इनका शोषण भी हुआ, ये सारी चीजें भी करते हैं। और इसका इसका
सबसे बड़ा जवाब की जो मनुष्य समझता है, आधुनिक मनुष्य की हम ज्यादा जानते हैं, इसका सबसे बड़ा जवाब है सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप पर जो सेंटिनलीज हैं, जो किसी भी प्रकार के आधुनिक मानव के संपर्क का विरोध करते हैं, आप जाइए तो वहां पर आप पर अटैक करेंगे। वो 40,000 साल से जिंदा है। वो 40,000 साल से जिंदा हैं। मतलब वो जनजाति चले जा रही, उनके बच्चे पैदा होते हैं, चले जा रहे हैं। जो 40,000 साल से जिंदा हो, उसको तुम बचाने जा रहे हो। जो कोविड में तुम लोग दौड़ पड़े थे इधर उधर, तुम कोविड नहीं झेल पाए थे, है कि नहीं? तुम उन्हें बचाने जा रहे हो। कोविड के बाद ये बेवकूफ चेक करने गए, अरे वो जिंदा है कि नहीं है। कोविड में उन्हें कुछ नहीं हुआ, हम सब जानते हैं। फिर जब 2004 में सुनामी आई थी, लाखों लोग मर गए, लाखों आधुनिक लोग मर गए। हमने कहा ये तो पक्का ही निपट गए होंगे, हेलीकॉप्टर वो मजे में थे। तो वो सारी चीजें, उनके पास भी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करते हैं। हमारे संत महात्मा जो है हिमालय में जाके ज्ञान लेते थे, ये अंडमान में ले रहे हैं ज्ञान। कुछ छोटी सी पहाड़ी पे जो आप चिंता, सर यहाँ नदी बहती है क्या? यहाँ सब बहता बे, सारा कुछ बहता है, ठीक है। सर महेंद्र अग्रवाल मान नहीं रहा है, ये कह रहा है सर मैं फिर से पूछ रहा हूँ सर, ये क्लास करनी है क्योंकि सर मुझे पीवाईक्यू लगाने हैं। भाई आपको बताया तो पहले दिन ही, ये बता रहा हूँ, ये बार बार रोक के बता रहा है। आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था कि महेंद्र अग्रवाल जी? आपके सवाल का जवाब दिया, पहली ही क्लास में इस पे बात हो चुकी है। अगर आप ये क्लास कर चुके हैं और आप उसमें क्रमवार तरीके से आपने विश्व भूगोल किया था, भारत भूगोल किया था, ये किया था, तो आप जो है इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया, बढ़िया से जो है पीवाईक्यू का काम करें, प्रैक्टिस करें जितना भी वो करना है। और अगर आपको यह है कि सर थोड़ा सीमित समय आया था, एक बार फिर से अभी मेरे पास समय है, मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ, मुझे 2027 में परीक्षा देनी है, वो भी है, कुछ चीजों पे हम चर्चा भी कर लेते हैं, कुछ नए नए प्रश्नों पर। तो महेंद्र अग्रवाल, अगर ऐसे करके आपने जिद करी, ऐसे ही आप मान लो अभी 1,000 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, 1,000 लोग जिद करके वही चैट बार बार रखेंगे। सॉरी सर, अभी इनको बोला था मैंने कि आप पहले बिना क्लास को बाधित किए कि भाई पिछली क्लासेस देख लो, इसका जवाब पहली ही क्लास में पहले दिन बता दिया है। तो फिर कहे का सॉरी बोल रहे महेंद्र अग्रवाल, सीधा चप्पल मार सकते हो यार, सॉरी सर लिखने की क्या जरूरत है? आपको जवाब दिया भाई। और सोचो 1,000 बच्चों को अगर शिक्षक यही जवाब देता रहे तो आगे कैसे बनेगा? आगे कैसे बनेगा बताइए? संस्कृति थोपी जाए तो समाप्त होने का डर होता है। आप क्या थोपोगे उस पर? क्या थोपोगे उस पर जाके, क्या थोपोगे? आप सोचिए, एक जनजाति, आप ये सवाल कितना इम्प्रैक्टिकल है, इसको सोचिए कि मैं एक आधुनिक मानव हूं, मैं अंडमान निकोबार में जनजातीय लोगों से मिला हूं, मैं उन पे अपनी संस्कृति थोप रहा हूं, क्या थोपूंगा? बताओ क्या थोपूं? और कैसे थोप दूंगा ये बता दो। सुनो, तुमको संस्कृत आती है? वो देख रहा है, हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा है, कौन से धर्म के हो, थोप रहा है उस पर, क्या करोगे उसका? मतलब आप सोच रहे हो ये सब ना, ये एक बहुत ही बढ़िया सा आडंबर हो गया है कक्षा में चर्चाओं पे कि इन ट्राइबल पे हमने संस्कृति थोप दी। कौन सी थोपी? संस्कृति है क्या? मुझे ये बताइए, संस्कृति है क्या? संस्कृति संगीत होता है। मैं जाके उसको शास्त्रीय संगीत, बैठ तुझे शास्त्रीय संगीत नहीं आ रहा मजा, चल इसे किशोर कुमार सुना, अभी भी फील यो यो हनी सिंह लेकर आओ, ये करने वाले हो? नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, सीमित लोग हैं, उस जनजाति के 50 सदस्य बचे हैं, उस जनजाति के 50 सदस्य बचे थे। पर्यटक वहां पहुंचे थे, उनको बेचारों को केले फेंक कर दे रहे थे, उनको नचा रहे थे। वो फोटो खींची और वो माननीय उच्चतम न्यायालय में चली गई। उन्होंने कहा ये तो जाने नहीं चाहिए पर्यटक। आप सोच रहे हैं संस्कृति थोप रहा था वो वहां पर उन बेचारों को दयनीय अवस्था में, जहां वो अपने पारंपरिक रूप में रहते हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है। अब आपको देखिए, मैं सच बता रहा हूं, बंदर के साथ ज्यादा करोगे, बंदर पलट के देके जाएगा, और रेबीज और हो सकता है। इस जनजाति में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप ही उसे मार सकते हो, और उसको बेचारे को खिलौना बना रहे हैं। सर रहने सहने और तरीका कपड़े पहनने की कला, ये संस्कृति होती है। हाँ हाँ, तुम जाके उसको जो है बिकिनी पहना रहे हो, वो तो पहनता ही नहीं है।
फिर मैंने आपसे कहा, मैंने शायद विश्व भूगोल में उदाहरण भी दिया था कि मैंने विषुवतीय रेखा के जनजातीय लोग जो निर्वस्त्र मेरे पास आए, मैंने उन्हें कपड़े देने की कोशिश की, अपनी संस्कृति देने की कोशिश की। उन्होंने कहा गधे ये लो, फेंका पानी और चले गए। रहन सहन की कला। तो वहां पर जाकर सुनो, इसको बिकिनी पहना, वो कुछ नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना हुआ। आजकल आपने देखा है शहरों में लोग अपने पालतू जानवरों को कपड़े पहनाते हैं। बताओ, कुत्ते बिल्ली का गुड़िया का ब्याह करवा रहे होते हैं। ये हम हमारी हमारी बुद्धि है। सर उनको कपड़े पहनाएंगे हम, ये संस्कृति के नाम पे। इतना तो आप जानते हैं संस्कृति को, सोचिए आपने संस्कृति की क्लास करी है, हम जाकर उनको एक काम कर, इसको डेनिम्स पहना, नहीं नहीं, ये इस पे ना इनको धोती पहनाओ, क्या चल रहा है भाई? तो ये सब क्या है? मैं अब जितना आपसे बात करता हूं मुझे हैरानी होती है कि जब हमने इतनी सारी बात कर ली भूगोल की, कि आप किसी भी चीज में व्यवहारिक रूप से थोड़ी भी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, किताबों में जरूर बताया गया कि इन लोगों पर हमारी संस्कृति थोपी जाती है, यही बताया गया ना। अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं। कुछ लोग जो वहां से आए, कुछ लोग जो जनजातीय लोग मिले, हमने उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, ये मैं जरूर मान सकता हूं कि हमने उनकी भाषा को समझा, उनको थोड़े कुछ सदस्यों को हमारी अपनी भाषा सिखाई, और फिर हमने कहा देखो बीमार हो तो ये अस्पताल आ जाना, ठीक है, विकास में ये हो सकता है। तो मुख्य धारा में उनको खींचने की कोशिश जरूर हुई है। और जिसकी आप बात करते हैं कि जो है संस्कृति जो है थोपी गई, तो मुझे लगता है उपनिवेश काल में बहुत बड़ी चीज हुई है। वो सिर्फ ये नहीं है कि जनजातीय लोगों के साथ हुआ, जिसको हम पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर जो रोपण हुआ है, हम उसको एक अलग चीज माने, तो बेकार में ये कहना कि कपड़े पहनाए जाएंगे उनको हमारे जैसे और ये और वो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऋतिक कह रहे हैं सर झारखंड के ट्राइबल भी तो हैं, उन पर जो है प्रभावों में उनके कल्चर को इफेक्ट किया ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश ने पहली बात, क्या वो सीमित, जैसे अंडमान निकोबार में बहुत ही सीमित से सदस्य हैं, क्या हमारे झारखंड में बहुत ही सीमित सदस्य हैं? ऐसा है कि कोई भी जनजाति विलुप्ति के कगार पे है? नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सर ये ब्रिटिशर्स ने किया। जनजातीय लोग, झारखंड के जो भी जनजातीय लोग हैं, क्या आपको लगता है वो ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसा किया है? अब तो आजादी में हमारे साथ भी है कि नहीं है, तो एक मुख्य धारा का भाग है कि नहीं है? उन्हीं के लीडर भी तो उसको लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। और क्या उसी जनजातीय संस्कृति का संरक्षण भी कर सकते हैं? वो तो हमारी सांस्कृतिक विविधता मान के चलिए ना, वो तो हम सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर मान के चलते हैं। और हम फिर से बता रहे हैं कि अगर, और उसके लिए तो हमारे संविधान में भी है, संविधान में प्रावधान है कि नहीं, आप अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के सारे जनजातीय लोगों के साथ ही किया जा सकता है, बहुत अच्छे स्तर पे किया जा सकता है, बड़ा क्षेत्र है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ अंडमान निकोबार, 50 सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं, वो तो मतलब ऐसे वाला हो गया जिसे आप पर्यावरण में पढ़ते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसे अभी ये हुआ गोदावन जो है हमारे, इनको अभी बचाया गया है, कुछ ही रह गए हैं, उसकी बात हो रही, ठीक है। तो खैर वो बात चल रही है, अभी हम उसमें हटते नहीं है। बट हर चीज के लिए एक ब्लैंकेट सोच रख देना कि हम उन्हें अपने कपड़े पहनाते हैं, हम उनकी कल्चर को एनकरेज करते हैं, मेरा तो ये मानना है अंडमान निकोबार में सीमित सदस्य हैं उन जनजातियों के, जिनमें जो लोग मुख्य धारा में हो गए वो हो गए, और जो लोग नहीं है थोड़े बहुत, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र बनाए गए इसीलिए, ठीक है। अब ये ऋतिक जो है ऑनलाइन में जो है ये प्रश्न उत्तर करना चाह रहा है, सर स्ट्रीमलाइन में लाना क्या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कोई मना तो नहीं कर रहे ह्यूमन इंटरफेरेंस, हम अंडमान और निकोबार की बात कर रहे हैं। ऋतिक जो है अभी ये दिखाना चाहते हैं, अभी मेंस लिखने के लिए तैयार है। प्रश्न तो सुनो, मेंस का एक नियम बता रहा हूं ऋतिक, प्रश्न क्या है उत्तर क्या है। तो हमने कहा कि अंडमान के लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या खतरा है, तो आपने कहा हम उनकी कल्चर को खा जाएंगे। वो खतरा नहीं है, वो खतरा नहीं है। मैं कह रहा हूं हम तो उनके अस्तित्व को ही खाने वाले, उनके अस्तित्व को ही खाने वाले हैं, सीमित रह गए।
समझ में आया? फिर किसी ने कहा हम उनको कल्चर देने वाले हैं, कल्चर का मतलब पूछा तो किसी ने कहा अपने कपड़े पहनाना। हम उन्हें अपने कपड़े नहीं पहना रहे हैं। वो वास्तविकता में उसमें चले जाएं। ऋतिक, बाकी आपने जो ज्ञान दिखाया, क्या कहना चाह रहे हो सर? स्ट्रीमलाइन में लाना, ह्यूमन इंटरफेरेंस, तुमने सोशल इश्यूज की क्लास कर ली है, वो रुक नहीं रही है, वो फटफट के बाहर आ रही है, रोक लो। हम तो नहीं कह रहे। पाश्चात्य संस्कृति करना चाहते हैं, वहां पे क्या हम जो वर्ण व्यवस्था लेके गए हैं? क्या हम अपनी वर्ण व्यवस्था लेकर जा रहे हैं वहां पर? नहीं लेके जा रहे। हम तो वहां पर प्रशासन लेकर जा रहे हैं। प्रशासन लेकर जा रहे हैं। क्या हम उनकी संस्कृति को खा लेंगे उसमें? नहीं खा लेंगे। जहां संरक्षण कर सकते हैं वहां करेंगे। बट बात यह है कि अभी वो जो कांटेक्ट हो रहा है, क्या वो कांटेक्ट ही खतरनाक है या नहीं? तो अभी जो जब सीमित रह जाते हैं तो उसकी बात हो रही है। डन। चलिए, तो ये हो गया आपका नेग्रिटो मोंगोलाइट। इस पर आ जाए। ये क्या है? ये पूरे के पूरे किससे बने? ये मूंगा से बने। अब मूंगा से बनने का मतलब ये है कि भाई, पहली बात तो आपको बता दूं, मूंगा जो है ये जलीय है। क्या है? जलीय। जलीय का मतलब ये पानी के ऊपर मर जाएगा। पानी की सतह के ऊपर ये नहीं आने वाला। पानी की सतह के ऊपर ये नहीं आने वाला। पानी की सतह के ऊपर लहरें तो आएंगी, लहरें इसको तोड़ देंगी। अब मुझे एक बात बताइए, लहरों में रेत होती है? रेत होती है, और ये तो मर चुके हैं, अब इनके कंकाल ही रह गए, तो रेत का जमाव होगा। तो एक समय ऐसा हो सकता है कि एक हिस्सा जो है पानी की सतह के ऊपर आ जाए। उसमें क्या क्या होगा? रेत होगी, मिट्टी होगी, और कुछ कोरल के, कैल्शियम के अंश होंगे। तो पहली बात तो ये कि ये जो द्वीप बनेगा ये लगभग सागर की सतह पर ही रहता है। पिछला वाला द्वीप क्या था? चोटियां थी। चोटियां थी, उस पर वर्षा होती थी। उस पर क्या है? उस पर हमारे पास वृक्ष लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। लगे हुए कि नहीं लगे हुए? यहां पर क्या है? ये ऐसा। यहां पे नदियां होंगी? यहां नदियां भी नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर तो था ना, पानी गिरेगा तो ढाल पर आएगा। वहां पर नदी भी हो सकती है भाई, 700 मीटर ऊंचा है तो उस पर आ रहा है पानी। पानी आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर सब सपाट है। तो सर फिर पानी अगर पीना हो तो जो गिरा वही इकट्ठा करो, जो गिरा वही इकट्ठा करो। तो नाम है लक्षद्वीप। किससे आता है? लाखों द्वीप। लाख से बना लाख द्वीप, लक्षद्वीप। लेकिन लाखों तो नहीं है, कितने हैं? 30-40, 40 द्वीप है। नाम हमने जोश जोश में क्या रख दिया? लक्षद्वीप। थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के हमने फिगर दे दी है, लेकिन कुछ 40 के करीब द्वीप हैं। किससे बने हुए? लगभग सागर की स्तर पर हैं, सागर के स्तर पर हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे, बल्कि यहां पर हम देखें तो एक सबमरीन रिज आती है, लक्षद्वीप चागोस रिज। तो एक जलमग्न जो है एक पठार है, उस पठार पर ये जो है धीरे धीरे मूंगों का विकास हुआ। मूंगों का विकास होकर मूंगे तो मर गए, लेकिन उनकी जगह पर ये जो है उनके शैल नुमा अवशेष रह गए और यहां बन गए। तो एक दो ऊपर वाले द्वीप के समूह को क्या कहते हैं? काना नोर। और नीचे वाले को अमन दीवी। ठीक है, अमन दीवी और काना नोर। उल्टा लिख दिया मैंने? अच्छा ठीक है। इसको अमन दीवी और इसको काना नौर। पता भी तो चलेगी कौन कौन कर क्या है। क से काना नौर, क से यहाँ की राजधानी कावाराती। कावाराती यहाँ की राजधानी। अब द्वीपों के, छोटे छोटे द्वीपों के नाम करने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ 35 से 40 के बीच के द्वीप हैं, सब में रहने योग्य स्थिति भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जल का अभाव होता है, सारी चीज है। अब अमनदीवी हो गया, कानानोर हो गया, और ये जो दक्षिण वाला है ये इनका सबसे बड़ा है। इसका नाम क्या है? मिनी कॉय। तो जो हमारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप के जो समूह हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो समूहों का जो उत्तरी समूह है वो अमनदीवी कहलाता है। दक्षिणी समूह है वो क्या कहलाता है? वो कानानोर कहलाता है। और जो इसका दक्षिणतम जो द्वीप है वो कहलाता है मिनिकॉय। ये सबसे बड़ा भी है।
इसके नीचे जो है एक नंबर है, ये 8 डिग्री अक्षांश से लगता है तो 8 डिग्री चैनल है, और ये जो है ये 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल यहां पे था, और उसके ऊपर ये क्या है, 11 डिग्री चैनल। ठीक है, सो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री चैनल भी हो गए आपके पास, वर्गीकरण भी हो गया। ये हमारे जो है द्वीप हैं, और यहां तो ऐसा जनजातीय मैं ये भी नहीं कहूंगा यहां पर हमारे नेग्रीटो समूह है या मंगोलॉइड समूह है। तो यहां पर क्योंकि ये केरल के पास है, केरल के पास है, और पश्चिमी तट पे और केरल में भी नौवहन की जो एक प्रथा रही है, तो यहाँ के लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचे। और आपने एक मोपला आंदोलन के बारे में सुना होगा। सो मोपला जो लोग हैं, उनका जब ब्रिटिश काल में उन्होंने ब्रिटिश काल के खिलाफ जो आंदोलन किया, तो ब्रिटिश काल ने पकड़ के, ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के उनका दमन करना शुरू किया, तो वो यहां से हटकर कहाँ आ गए, लक्षद्वीप में। सो मोपला जो है वो यहाँ पाए जाते हैं, मोपला। तो मोपला कोई जनजाति नहीं है, एक तरह से ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन अगर आप भारत में जनजाति की परिभाषाएं देखें, जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब जो सूची में हम डालते हैं जिन जनजातियों को, तो एक एक उनमें कारक जो है वो ये भी रखा जाता है, आइसोलेशन। तो जनजातीय वो होते हैं जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विभाजित हैं और उनका उनसे कटाव है। तो आइसोलेशन के चलते इनको श्रेणी क्या दी जाएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी दे दी जाएगी। लक्षद्वीप भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा आकार में और जनसंख्या में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या कहलाता है, लक्षद्वीप कहलाता है। तो आकार भी छोटा है, जनसंख्या भी छोटी है, और मैं कहना चाहता हूं वहनीय क्षमता भी बहुत ज्यादा कम है। इसी वहनीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए मैं विचार लाना चाहता हूं विकास परियोजनाओं का। तो अभी जो हमारा विकास परियोजनाएं जब चल रही थी, जो हमारा थोड़ा मतभेद हुआ मालदीव्स के साथ, मालदीव्स में जब सरकार बदली तो मालदीव्स के नए राष्ट्राध्यक्ष का थोड़ा झुकाव चीन की तरफ था, और उन्होंने भारत के खिलाफ थोड़ी बयानबाजी भी की। तो बात यह आई कि मालदीव का जो है अस्तित्व जो है वो भारत से ज्यादा चलता है। क्यों चलता है, तो भारत पास में है, किसी प्रकार की आपदा होगी तो हम मदद भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि मीठा जल, पेयजल वो है ही नहीं, तो वहां का जब शॉर्टेज होता है तो भारत यहाँ से जो है, भारत की नेवी जो है पानी भी पहुंचाती है, बहुत सारी रसद भी पहुंचाती है। लेकिन सरकारें सरकार हैं, सरकार में सत्ता में आने के लिए आप किस नैरेटिव को बनाते हैं। तो उस संदर्भ में बात ये आई थी कि पर्यटन में है ना, तो हमारे पास भी तो जवाब है, मालदीव्स का जवाब है लक्षद्वीप। तो हम अपना पर्यटन मालदीव्स को घुटने पर ला देंगे, है कि नहीं। सर, क्या वैश्वीकरण और पर्यटन विकास ने इस पारंपरिक आजीविका को खतरे में डाल दिया है? तो पहले तो मुझे बताओ, पारंपरिक आजीविका क्या है? क्या हमने कोई बात की? पारंपरिक आजीविका, बिंद्रावन, क्या होता है पारंपरिक आजीविका, ये बताओ। क्या है इनकी पारंपरिक आजीविका? कितना अच्छा सुंदर प्रश्न है ना। वैश्वीकरण और पर्यटन विकास ने इस पारंपरिक आजीविका को खतरे में डाल दिया। पारंपरिक आजीविका का मतलब, मैं प्रश्न तो समझू तभी तो उत्तर दूंगा। तो किस चीज को खतरे में डाला है? पारंपरिक आजीविका को खतरे में डाला है। क्या है पारंपरिक आजीविका? नेचुरल लाइवलीहुड, अगर मैं इसको अंग्रेजी में करूं तो। नहीं, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड क्या है, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। पारंपरिक आजीविका, अगर जनजातीय लोग हैं तो मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ रहे हैं अभी भी, और उन्हें अगर एक मछली चाहिए तो एक ही पकड़ते हैं, वो दूसरे की टेंशन नहीं करते। तो पारंपरिक आजीविका को खतरे में डाल दिया है बिंद्रावन, मतलब क्या, ये तो बताओ। अब ऋतिक कह रहा है सर, जैसे कोल्हापुरी चप्पल का ग्लोबल ब्रांड के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। कोल्हापुरी चप्पल का ग्लोबल, पारंपरिक
आजीविका बता दो। और ये कोल्हापुरी चप्पल क्या मिसयूज हो रहा है? मेरे माँ बाप ने भी चप्पल का मिसयूज किया था वैसे तो बचपन में। चप्पल का मिसयूज में ग्लोबल ब्रांड की क्या जरूरत है? अपने घर के ब्रांड जो होते हैं, फायर ब्रांड, माँ बाप जो होते हैं, वो चप्पल को केवल पहनने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, हर तरह से होता है कि नहीं? तुम कह रहे हो मारने के लिए, नहीं नहीं, मारने के लिए थोड़ी गया था, वो दरवाजा बंद ना हो उसमें रोकने के लिए कह रहा था मैं। तुम्हें मारना याद आया? ओहो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रश्नों की कम से कम इतनी तो मर्यादा रखो कि प्रश्न क्या है। कह रहा है कि आजीविका, पारंपरिक आजीविका खतरे में आ गई। क्या है पारंपरिक आजीविका? और दूसरा, ऋतिक जो एग्जाम देने वाला है, अब ये कह रहा है जीआई टैग मिलने के द्वारा इसने अपने ब्रांड, ये ऋतिक अलग ही चल रहा है, यहाँ जीआई टैग आ गया। पारंपरिक आजीविका से क्या बन गए? तुम दोनों सुबह सुबह क्या लिए हो ये बताओ। ऋतिक, तब से तुम जोश दे रहे हो, पब्लिक भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूं भाई, जीआई टैग कैसे आ गया पारंपरिक आजीविका? और क्या है वो पारंपरिक आजीविका, वो भी मुझे बताओ। और अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा तो सिंपल ये कहना है कि विश्व का जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उस वजह से लक्षद्वीप और मालदीव दोनों की हालत खस्ता है। दोनों के दोनों में जलमग्न होने का खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, जलमग्न नहीं भी होगा, जो लहरें सतह के थोड़ा नीचे थी अब सतह के पास आएंगी तो तटीय अपरदन होगा, तटीय अपरदन होगा। तो ये बड़ी चुनौती हो सकती है। यहां तो अभी ऐसा विकास हुआ ही नहीं है, ऐसा विकास हुआ ही नहीं है। पारंपरिक आजीविका वह जीवन यापन का तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होकर चलता है। आकाश अनंत, ये गूगल बाबा निकले। चचा, प्रश्न में उसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। पारंपरिक आजीविका को खतरा है। आप मुझे एक बात बताओ, वहां जो लोग रहते हैं वो मत्स्यन पे चलते थे, तो अभी भी मत्स्यन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे यार? अभी भी कर रहे हैं। पर्यटन का खतरा है, वो तब भी वहां पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहां पर? वहां पे नाविक हुआ करते थे। मैं बता रहा हूँ, लक्षद्वीप के अधिकांश आबादी भी मिनी कॉय में रहती है। और मैं आपको पारंपरिक बता रहा हूँ, पारंपरिक रूप से नौवहन में थे। आज तक जहाजों पर हम लोग लक्षद्वीप के लोगों के साथ वो करते हैं। आपने तो पढ़ा है बेटा डेफिनेशन, ये दूसरे ने भी लिखा। पारंपरिक वो होता है जो आधारित होता है, या तो ये गूगल से कर रहे हैं या किसी टीचर के नोट्स मुझे बता रहे हैं। ये जो इन्होंने वाक्य लिखा है ये दिखाता है आप दोनों ने एग्जैक्टली सेम लिखा है। इसका मतलब या तो गूगल से लिख रहे हो या फिर दोनों एक टीचर के नोट्स लिख रहे हो। भाई प्रश्न ये था, प्रश्न फिर से बता रहा हूं, प्रश्न जो आपको लाइव क्लास का एडवांटेज है कि किस प्रकार से पर्यटन ने यहाँ की पारंपरिक आजीविका को खतरे में डाल दिया है। क्या थी यहाँ की पारंपरिक आजीविका? खाना, खेती करते थे ये लोग? नहीं करते थे, खेती योग्य भूमि नहीं है। किस पर आश्रित थे? मत्स्यन पे। आज भी मत्स्यन पे हैं। किस पे आश्रित थे? नौवहन पे। आज भी नौवहन पे आश्रित है, आज भी नौवहन पे आश्रित है। तो क्या इनकी पारंपरिक आजीविका है जिससे चली जाने वाली है? मुझे ये बताइए। और जो इनकी संस्कृति है, मैंने कहा इस्लाम के अनुयायी हैं, तो अपने उसको धर्म को वो अनुयायी जो है वो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। मैं ये कह रहा हूं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका शिक्षक बस आपसे एक ही चीज कह रहा है कि भाई प्रश्न तो समझ में आए कि वैश्वीकरण और पर्यटन विकास से इनकी पारंपरिक आजीविका खतरे में आ गई है। मैं उत्तर देना चाहता हूं, मुझे इनके खतरे दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनका जलमग्न होने का खतरा है, प्रवाल विरंजन से प्रवाल चले जाएंगे वो एक खतरा है। तीसरा खतरा फिर से बता रहा हूं, वहनीय क्षमता। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, बहुत ही कम रह रहे हैं, ये सिर्फ अपनी नाव रखते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, बस हुआ। आप यहाँ पे पर्यटन बनाएंगे भी, पर्यटन बनाएंगे भी तो पर्यटन के लिए पर्यटक आएगा तो खाना खाएगा ना। खाना कहां से लाओगे? वो आएगा तो यहाँ पर जो है वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, वो कहां जाएंगे, अपशिष्ट कहां जाएंगे? वो आएगा। ट्रू? ये सुनो, डन। तो ये बात को समझिए जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर लाइव में कुछ लोग कहीं से भी कोई भी प्रश्न भी बनाते हैं
और यही खतरा है जो हर जगह पे हर कोई अपना एक टेलीग्राम चैनल खोलकर आपके प्रश्न उत्तर करवाने शुरू कर चुका है, चाहे उसने खुद कभी प्रीलिम्स ना किया हो। देखने में भाषा ऐसी लगेगी, वाह कितना गहरा है। मैं तो रोक के पूछ लिया भाई, एक उसमें जीआई टैग ले आया कि सर जीआई टैग, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, लक्षद्वीप चल रहा है, कोल्हापुर की चप्पल चला दी भाई ने कोई भी, और उसे क्या कहेंगे, उसे बौद्धिक क्षमता कहेंगे, मत करिए यार। ठीक है, तो ये हुआ यहां पर विकास की बात हुई। मालदीव का विकल्प लक्षद्वीप बनेगा ऐसी बात हुई। मेरा ये मानना है कि ये यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकीय संकट पैदा कर सकता है। मेरा यह भी मानना है कि इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति सामरिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत सरकार को कुछ करना ही करना है तो मुझे लगता है पर्यटक की जगह यहां सामरिक रूप से कार्य किया जाए तो ज्यादा है। हो सकता है भारत की नेवी का कोई बेस बने, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी लोगों को कि हमारी सेना, हमारी वायुसेना और हमारी जल सेना, नेवी जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इसकी देखरेख भी अच्छे से करे, देखरेख भी होगी। और पर्यटन है जितना है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम कोई इनके पारंपरिक आजीविका को खा जाएंगे। जो इनका पारंपरिक आजीविका है वो तो रहेगा ही रहेगा। और मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे क्योंकि ये लोग वो तो है नहीं जो जरावा की स्थिति है, जरावा वाले तो वो नहीं है। अगर इनके पास शिक्षा भी है, इनका प्रतिनिधित्व भी है, भाई केंद्र शासित प्रदेश है, चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो जब इनके पास जब इतना सारी चीज है, तो अगर हम वहां पर विकास की बातें लेकर जाएं, इसी चीज को अगर हम पर्यावरण चेतना बढ़ाने में मदद करें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहीं पर मुझे बताइए रिसर्च सेंटर हो सकता है। अरब सागर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये जो रिसर्च केंद्र होगा ये बहुत काम करेगा कि नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में है, गोवा में एक हो गया, दूसरा यहाँ पे उसका जो उप केंद्र है वो लक्षद्वीप में। क्यों नहीं होगा, इसमें क्यों नहीं किया जा सकता। भारत के लिए सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट, भारत के लिए अब मानसून के प्रेडिक्शन में सारी चीज में, बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं इसके विकास की वो नहीं हूँ, बट ये जो प्रश्न है, प्रश्न की भाषा अडम्बरी भाषा करके फिर हिंदी का रिजल्ट नहीं आया तो मतलब क्या है भाई। और जो है बड़े बड़े ज्ञान हम दिखा रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं और ये कर रहे हो, कर रहे हैं, क्या मतलब है भाई। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वो जो है डिक्टेशन करके आंसर दे दिया, तुम्हें भी हिंदी समझ नहीं आई, बोलने वाले को भी समझ नहीं आई, बट सुंदर लग रही है भाई, तो बहुत सही जा रहा है, तो करने का क्या फायदा। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये जो है ग्रेट निकोबार में यहां पर एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है। ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब ये होता है कि जहाज यहां पर आएंगे, बड़े बड़े जहाज यहां पर आएंगे, यहां रुकेंगे, और अपने छोटे जहाजों को माल की अदला बदली के लिए, माल की स्टोरेज के लिए ये इसलिए होता है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक जहाज है जो हिंद महासागर में काम करता है, और उसे जो है प्रशांत महासागर की तरफ नहीं जाना, और कुछ जहाज हैं जो प्रशांत महासागर में काम कर रहे हैं, वो मलक्का में चलते हैं। तो जो हिंद महासागर वाला है अपना सामान यहाँ छोड़ के चला जाएगा, और वहां से जो है इंडोनेशिया मलेशिया के जहाज, छोटे छोटे जहाज आकर वो अपने सामान ले जाएंगे। ठीक है। ऐसा भारत में भी होता है, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों के जो गिरिपाद क्षेत्र होते हैं वहां पे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जैसे आपने काठ गोदाम सुना होगा। तो बड़ी गाड़ियां आएंगी और बड़े माल जो है वहां पे छोड़ के चले जाएंगे। फिर ऊपर से जो है, पहाड़ से जो है छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली या बस जो है उनको ले जाएंगे। तो इस तरह का ट्रांसशिपमेंट हब, ये काम कौन कर रहा है वर्षों से, सिंगापुर कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है वर्षों से, कोलंबो कर रहा है जो श्रीलंका में है। तो भारत की अपनी स्थिति को देखते हुए, एक आर्थिक स्थिति से, भू सामरिक रूप से, भू आर्थिक रूप से एक सशक्त जगह बनाने के लिए भारत क्या करना चाहता है, एक ट्रांसशिपमेंट हब खोलना चाहता है। फिर बताना चाहता हूँ ग्रेट निकोबार है, ये हमारा अकेला अकेला सागरीय बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब जितनी सारी मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि नहीं, मैं इसमें इन्वायरमेंट भी जोड़ रहा हूँ, इकोनॉमी भी जोड़ रहा हूँ, और जो मेरे दिमाग में प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं इस तरह के फर्जी प्रश्न नहीं बना रहा, फर्जी प्रश्न नहीं बना रहा। तो क्या ये ठीक रहेगा, विवाद ये है कि जो एक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जहां पर सागरीय पारितंत्र जो है संवेदनशील है, जहां पर जनजातियों का विकास है,
और जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, क्या वहां पर ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और भारत सरकार को यहाँ पर ये दिखाई देता है कि देखिए, विकास की दृष्टि से ही इसे ना देखा जाए। आज की डेट में अगर भारत इस तरफ निकोबार में विकास करता है, तो मुझे बताइए कि भारत की जो पहुंच है हिंद महासागर पे, जो पकड़ है, वो ज्यादा मजबूत होगी कि नहीं। चाइना आकर चाहे इधर कोकोस द्वीप पे भी काम कर रहा है, चाइना कर रहा है, म्यांमार के साथ काम कर रहा है, इधर श्रीलंका में काम कर रहा है, मालदीव में काम कर रहा है, वो जो हमें घेरने की योजना है, अगर हम चुपचाप बैठे रहें, तो अभी हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना ने पाकिस्तान का बहुत भारी सहयोग भी किया है, और उनकी जो है वायुसेना को बहुत सारे रसद भी वही देता है। तो भारत जैसे देश को अपनी सुरक्षा के लिए इसे सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भारत जो है वहां एक आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रहा है। भारत अपनी एक बहुत बड़ी मजबूत प्रेजेंस रखना चाहता है हिंद महासागर में, खासकर उसके पास ही एक चोक पॉइंट है, मलक्का जल संधि, और नीचे जो ग्रेट चैनल है। अगर आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण करना है तो भारत को वहां पे मजबूत होना पड़ेगा। तो मजबूत होने के लिए हमारे पास वहां पर सेना की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, जियो पॉलिटिकल और साथ ही साथ में एक आर्थिक शक्ति भी बनना होगा। तो वो देखते हुए हमें काम करना होगा। निश्चित रूप से जो चिंताएं हैं, पर्यावरणीय चिंताएं, वो मुझे बिल्कुल दिखाई देती, और मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं उस पर्यावरण के प्रति चुप हूं, पर मुझे लगता है कि यहाँ एक संतुलन करना होगा सरकार को। जैसे दिल्ली में सरकार ने एक योजना दी कि बंद पुरानी गाड़ियां बंद हो गई। अगर यही योजना होती कि 1 जुलाई से पुरानी फैक्ट्रियां बंद, तो क्या सरकार अलाउ हो जाती, या फैक्ट्रियां जो है चक्का जाम नहीं कर देती। दिल्ली में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा योगदान जो है फैक्ट्रियों का भी है। क्या सरकार वो कर पाई? नहीं कर पाई। लेकिन सरकार ने गाड़ियां तो बंद कर दी। गाड़ी में कौन इन्वॉल्व है? नागरिक। और इंडस्ट्री में कौन इन्वॉल्व है? उद्योगपति। उद्योगपति एक साथ हैं। नागरिक क्या है? नागरिक बटा हुआ है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि जिसका हित सध सकता है वो अपना हित बचा ले रहा है, और यहाँ आम नागरिक फंसा है। सरकार को इस बारे में सोचने पे मजबूर किया गया कि नहीं? सरकार ने पेट्रोल पंप पे केस कर दिया, पेनल्टी कर दी कि पेट्रोल पंप को कहा था जो भी पुराने वाहन है, अगर इसको तेल दिया तो पेट्रोल पंप पे पेनल्टी मार दी। पेट्रोल पंप ने कहा सुनो, हम कोई आम नागरिक थोड़ी है, हम पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के जितने भी विक्रेता थे उन्होंने अपनी यूनियन बनाई, केस कोर्ट में चले गए कि सुनो, कानून को लागू करने का काम किसका? सरकार का ना। मुझसे कैसे करवा रहे हो? मुझे नहीं पता कि भाई कोई वो है, पहली बात, कि किसने वो किया। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने लाल बत्ती पार करके आप भाग गए, तो पुलिस वाला आपको पकड़ सकता है, पकड़ के चालान कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब आपके साथ एक और मोटरसाइकिल जा रही थी, उसने आपको रोका, भाई तुमने लाल बत्ती पार की है, तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, ये गलत बात है, तुमने कानून तोड़ा। तो पेट्रोल पंप वाला कह रहा है कि क्या मैं इस पे पेनल्टी लगा सकता हूं? क्या मैं लगा सकता हूं? वो 4 आदमी आए, मेरे पेट्रोल पंप वाले को पीट रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला नया है पुराना है, और मुझ पे पेनल्टी लगा रहे। सरकार ने वो केस चला गया। तो आप और मैं तो केस करने नहीं जा रहे ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जनजातीय लोग केस करने नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं? वो जो यहाँ की जो सागरीय वनस्पति है, जीव हैं, वो भी केस नहीं कर पाएंगे। कोई तो उनका भी संरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं दोनों दृष्टि से समझता हूं कि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जो हमारा ग्रेट निकोबार का ट्रांसशिपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें सामरिक मुझे दिखाई देता है, भू राजनीतिक दिखाई देता है, भू आर्थिक, और ये वक्त की मांग है, बिल्कुल मैं इसमें तय में हूं। बट क्या इससे भारत को बहुत ज्यादा लाभ होगा कि नहीं होगा? जो लाभ होगा, तो मुझे लगता है कि उस लाभ का हिस्सा इसके संरक्षण में लगना चाहिए। तो जब सरकार ने हमसे पहले ही व्हीकल पे इतने सारे टैक्स ले लिए कि नहीं ले लिए हैं, तो सरकार की जो नीति है कि पुराने व्हीकल कहीं जाएंगे
तो उसको भी सरकार को उसको कैसे जाना है, उसकी नीति समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, उसका कोई मुआवजा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सोचने की बात है। बट नीति निर्धारक कौन होगा? जो पढ़ा लिखा होगा, वो ज्यादा बढ़िया। कोलंबस तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा, ये रितेश जो है, आप कोई कोलंबस ले मत लेकर आई, यहाँ पर आ जाइए। सर, एंडेंजर्ड लेडर बैक टर्टल वहां रहते हैं। अच्छी बात ये है कि ये जो टर्टल है ये फिक्स नहीं है कोरल की तरह। टर्टल क्या करेगा? टर्टल चला जाएगा, लेकिन संरक्षण किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत जो ये कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस कार्य से भारत को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, उस आर्थिक लाभ का एक लाभांश इसके संरक्षण को जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि अपने ही घर में बड़े लोग अगर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, या बच्चे अपने बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, तो उन पे एहसान नहीं करते। या एहसान करते हैं? वो हमारे परिवार का हिस्सा है ना, बड़े प्रेम से करते हैं अपने बड़े बूढ़े दादी बाबा नानी नानी की सेवा, या फिर बच्चों का सेवा। तो ये तो हमारी ही प्रकृति है ना, भारत की प्रकृति। पूरे हक से होना चाहिए। ये क्या हुआ कि उन्हें हक मानना पड़ रहा है? जो हम देखते हैं दयनीय दशाओं में बड़े बूढ़े होते हैं जिनका कोई देख रेख नहीं कर रहा होता, उनके जमीन जायदाद की लड़ाई हो रही होती है। ये जानवर थोड़ी लड़ेंगे, तो हमें इनके लिए खड़ा होना चाहिए। ठीक है सर, हमने देखा था शोम्पेन जनजाति के लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध भी होंगे, सब होंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि इनके दोनों पक्ष हैं, और विरोध का जो कारण है उस कारण की बात की जाए ना, उनको जो बातें हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उनका हिसाब भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार, और इससे जुड़ा हुआ जो एक प्रश्न है जो मुझे दिखाई देता है कि मुख्य परीक्षा में होगा। उसके बाद पठार पे आ जाए जल्दी से। प्राय द्वीपीय पठार। ऋतिक कह रहे हैं यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके लोगों को समझाना होगा। ऋतिक, लोगों को ही समझाया जाएगा, सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए सरकार के पास हथियार बहुत होते हैं। फेवरेट हथियार है बुलडोजर, है ना। तो ये जो आप लिख रहे हो ना, आप बहुत रटी रटाई बातें लिख रहे हो जो कोचिंग के हर आंसर में होती है। थोड़ा सा और सोचो तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ सरकार को और लोगों को एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉपर इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में लोगों की राय ली जाती है। सरकार ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की अवधि को कम किया है, जिस पर हमें आपत्ति है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो लोगों का सर्वे होता है उसको एक निश्चित सीमा दी जाती है, होना चाहिए। ठीक है। आकाश अनंत कह रहे हैं लक्षद्वीप पर कुछ नहीं लिखवाए सर। आकाश, तुमने तो अभी परिभाषा लिखी तो थी, जहां से छापे थे वहीं से छाप लेना। लक्षद्वीप पे क्या लिखवाना है? लक्षद्वीप के आपको बता दिए। ठीक है, किससे बने हैं ये भी बता दिया। प्रवाल भित्ति से, मूंगा से बने हैं ये बताया, और उसके साथ की सारी चीज डिक्टेट नहीं किए थे। आकाश आनंद, तुम तो वही डिक्टेशन वाले हो ना। अभी तुमने परिभाषा लिखी थी ना, पारंपरिक आजीविका का मतलब, उसी से बेटा वही वाला छाप लेना। कहाँ डाले थे? गूगल में डाले थे, जमीनी में डाले, किस में डाले थे? कुछ तो ऐसे बैठे हैं कि भैया नोट्स जो है किलो के हिसाब से लिखो, कुछ कोल्हापुरी चप्पल लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो साथ साथ में प्लीज जो मैं कहता हूं उसको अपनी लिखने की भी तो क्षमता होगी कि नहीं होगी? कुछ चर्चाएं तो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, तो प्रायद्वीपीय पठार, तो ये क्या है हमारा? सबसे पुराना भूगर्भिक खंड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है? आर्कियन चट्टाने। आर्कियन के बाद पुराना चट्टाने, पुराना के बाद द्रविड़ नहीं है। लिखवाया था द्रविड़ नहीं है क्योंकि ये उठा हुआ था। और उसके बाद क्या है? आर्यन कालिक परिवर्तन। लिखवा चुका हूं ये पहले, ये दोबारा डिक्टेट नहीं करेंगे इसको। आर्यन कालिक परिवर्तन में क्या हुआ? ये हमारा पठार है। ठीक है, इसके पश्चिम सिरे में क्या हुआ? पश्चिमी सिरे में भ्रंश बने और निमज्जन हो गया था, धसाव हो गया था।
पूर्वी सिरे का क्या हुआ? पूर्वी सिरा ऐसे झुक गया, झुकाव हो गया किस तरफ? दक्षिण पूर्वी तरफ। इसलिए सारी नदियां कैसे बहती हैं? और ये जो यहां पर बना, ये जो टूटा, तो यहां पर क्या बना? एक खड़ी दीवार बनी। इस खड़ी दीवार को क्या कहते हैं? कगार। इसे क्या कहते हैं? कगार। इस कगार को आज हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। लिख लेंगे, हम पहले बता भी चुके हैं, तो रिपीट कर रहा हूं। तो ये हमारा पठार था, पठार आर्कियन युगीन बना, आर्कियन के ऊपर अवसाद आए, फिर पुराना अवसाद आ गए, और ये अपनी ऊंचाई रखे हुए, औसत ऊंचाई कितनी? उसकी 900 थी। किसकी? हमारे शिवालिक की। तो ये लगभग 600 मीटर। 6100 हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद 3700 से 4500 हिमाचल, 900 1100 शिवालिक, 600 डन। हो गया। तो आर्यनकालिक परिवर्तन में हमारे पास क्या हुआ? यहां पर एक भ्रंशन हुआ, भ्रंशन से एक कगार बना, कगार को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ये हमारा जो पूर्वी सिरा था ये झुक गया, पश्चिमी सिरा टूट गया, और दक्षिणी सिरे में क्या हुआ? दक्षिणी सिरे का उत्थान हुआ। ये भी हम पहले बता चुके हैं, जिसमें किसी ने पूछा था सर कार्डोमम और इलायची की बात जब हमने की थी, इससे क्या हुआ? दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें क्या बने? नीलगिरी कार्डोमम बने। ये हम पहले बात कर चुके हैं। औसत ऊंचाई कैसे शैल हैं इसमें? इसमें कायांतरित शैल हैं, कायांतरित शैल हैं, कायांतरित आग्नेय व अवसादी। आग्नेय और अवसादी जो थे वो कायांतरित हो गए, और उनका नाम क्या है? नीस शिस्ट शेल, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी लिखा था कि ये खनिज के भंडार है। यहीं पर हमने गोंडवाना कालीन दरार भी लिखा था। गोंडवाना भ्रंशन भी हुआ, जिसमें क्या हुआ था? कोयला, कोयला बना था। ये हम पहले कर चुके हैं। डन। ये मोस्टली कहां पर है? आर्कियन में। जो हमारे पुराना है, जो पुराना है, जो विंध्य में है, कडप्पा कुरनूल में है, वहां चूना पत्थर भी है, ठीक है। और उसके अलावा उसी में जब हम बात करते हैं, यहां पर बसाल्ट भी आया था, बसाल्ट मैग्मा भी तो आया था। तो कुछ हिस्से जो पुराना काल के हैं वहां पर क्या है? चूना पत्थर, चूना पत्थर भी है। और यहां पर जो हमारा बसाल्ट का मैग्मा है, ठीक है, आर्यन में, या इसको मैं क्या लिख दूं? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप में क्या है? बसाल्ट। ये तो मोटे तौर पे मैंने आपके लिए लिखा है। अब इसको हम तोड़कर एक एक खंड में देखने वाले हैं, तो केवल उसका परिचय परिचय। सबसे पुराना है, ठोस है, उठा हुआ है, और ये पानी के नीचे नहीं गया है, और इसी के टकराने से सारी प्रक्रियाएं हुई, ठीक है। डन। सभी लोग स्क्रीन पर एक फ्रेश पेज निकालेंगे, सभी लोग एक फ्रेश पेज निकालेंगे। फ्रेश पेज में उत्तर भारत बनाना आता है आपको? जल्दी से बनाइए, जो सिखाया था।
उत्तर भारत के लिए हमने क्या किया था, एक डब्बा, डब्बा, 3 डब्बा, गर्दन, कंधा, एल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ऐसा बनाया था। डन, यहां तक हमने बना लिया था। अब जो सिक्किम के नीचे है, सिक्किम के नीचे हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और गणित में जब हम कई चीजों का समेशन करते हैं तो आपने सिग्मा का साइन सुना है, ऐसा होता है ना, चीजों का समेशन सिग्मा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिग्मा लगाएंगे, एक सिग्मा, और ये रेखा ऐसे बांग्लादेश की तरफ ले जाएंगे, ये बन गया बांग्लादेश। सभी लोगों को बांग्लादेश दिखाई देगा। डन। अब बांग्लादेश के साथ हम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा शेयर करते हैं, तो ये डेल्टा हो गया सुंदरबन डेल्टा, हो गया। अब सभी लोगों को एक काम करना है, ये नेपाल जो है, नेपाल से ये रेखा सीधे ऐसे नीचे ले आनी, डॉटेड रेखा, और ये जो काराकोरम पास था इस रेखा को भी नीचे लेकर आना। इससे बनेगा हमारा पूर्वी हिस्सा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है, ओडिशा, ओडिशा का तट उत्कल तट कहलाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश में क्या है, दो नदियों का डेल्टा भी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा बना देंगे और इनको ऐसे जोड़ देंगे। जुड़ गया, लाइन पता है हमें कहां तक आना है। तो ये आंध्र और उड़ीसा का तट हो गया। सभी लोग मेरे साथ, उनसे क्यों बनवा रहे हो, खुद बनाना है, पहले वो डॉटेड लाइन तो डालो। अब हुआ ये है कि किसी ने अपना नेपाली इतना लंबा डाल रखा है, अब क्या करेगा। तो अनुपात में बताया था ना, अगर नेपाल एल है तो ये कितना होना चाहिए, और ये भी इतने में ही खत्म हो जाएगा जितना ये होगा, अनुपात से वो बन जाएगा। यहां तक आ गए। अब सभी लोग ये बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है, क्या है, कन्याकुमारी। तो हमें कन्याकुमारी को टच करना है। सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, मैं चाहूं तो सीधी लाइन मार सकता हूं, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, बनाएंगे नहीं, सीधी लाइन मारूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चेन्नई जो है थोड़ा इस लाइन के बाहर निकला हो, तो मैं चेन्नई के लिए बाहर जाऊंगा, फिर जाकर इसको कनेक्ट कर दीजिए, आधा हिंदुस्तान आपका बन गया। ऐसा ही है, भारत ऐसे दिखाई देता है। तो चेन्नई के लिए थोड़ा सा मैं बाहर को खिसक के आया हूं। अभी जो अनुपात में चल रहा था उसका बन गया होगा, मेरा काम है बनाना सिखाना, बाकी आप करें ना करें वो आपकी वो है। तो हल्का सा मैं इसको बाहर लेकर आया, ठीक है। अब अब मुझे यहां पे आना है, और यहां पर आने के लिए मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस के बिना चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं ये लूंगा डेल्टा, डेल्टा लिया। अब मेरे रेफरेंस के लिए एक रेखा आ गई है। अब ये मुझे भारत को, शेष भारत बनाने में ये मदद करेगा, ठीक है। और ये मेरा जम्मू कश्मीर है, मैं जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा बाहर निकल के जम्मू कश्मीर को छूंगा नहीं, एक रेखा ऐसे है। जहां पे ये दोनों काटेंगे इसको मैं इससे जोड़ दूंगा एक चापाकार रेखा से। सीधी रेखा नहीं लाऊंगा, ऐसे नहीं लेकर आ जाऊंगा, सीधा नहीं लेके आऊंगा, हल्का चाप। चाप क्या होता है, हल्का आर्क होता है, आर्क के साथ ये ले आए। तो आपका भारत कितना बन गया, 3/4 तो बन गया यार, बन गया कि नहीं बन गया। तो कल क्लास के बाद एक छात्र ने कहा, सर मुझे भारत नहीं बनाना आता, सर मैं ये बना दूंगा मानचित्र में तो चलेगा। या तो तुम अंधे हो, या तुम सोच रहे हो एग्जामिनर अंधा है, क्यों चलेगा भाई ये मानचित्र कैसे, क्यों कर रहे हो, ये मानचित्र थोड़ी। यहां तक आ गए, डन। अब हमें गुजरात बनाना है, तो गुजरात में दो पठार है ना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पठार नहीं, प्रायद्वीप, एक ये है और एक ये लगाना है हमें, तो हमें एक ये बनाना आना चाहिए। और राजस्थान की जब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऐसा है,
इस तरह से राजस्थान, ए और बी को हमें यहां पर जोड़ना है। अब थोड़ा ध्यान से रख के जोड़ेंगे। यहां पर मैं ये लेकर आया, ये जोड़। अब दिक्कत क्या होती है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे गड़बड़ ये होने लगती है। अब ये कटोरा बन चुका है, ये गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा, ये बहुत बड़ा हो गया। ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो अनुपात में रखना है, जो ये बांग्लादेश का है उसी तरह से ये। अभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो गुजरात भी जोड़ दीजिए, छोटा बड़ा। अभी तक तो ठीक चल रहा है, जल्दी से बनाओ। ये तुमने गुजरात बनाया, शर्म आनी चाहिए। मतलब बताने का कोई फायदा नहीं है, मतलब शिक्षक, मैंने कहा ना, मैं जो भी जानता हूं वो किसी काम का नहीं। ग्रहण तो आप वही करोगे जो आप ग्रहण करना चाहते हो। मैं क्या बनाएगा, हाँ बना रखा है उसने, पहले ही बना रखा है। कह रहे सर मैंने तो बना ही रखा है, मुझे कोई मेंस थोड़ी देना है। दोनों साथ में है, फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, नंबर का तो फर्क पड़ेगा भाई। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। और उसके बाद आप ये भी कर रहे हो, हाँ हाँ सर बोलो, मैं एकदम बना रहा हूं। और उसके बाद पता है क्या कहता है, आंसर सर मेरा चेक करो। क्यों बे, तुमने मेरी मानी थी, तुमने मेरी मानी थी, मैं तो पक्का हूं। तुम हरकत करके आओ, मुझे दिख रही है। अब तुम उतनी श्रद्धा मुझ में नहीं रखते तो मैं जानता भी नहीं भाई। मेहनत करो तो अच्छा भी लगता है। डन। अब क्या है, अब ये लगाना है इधर। तो सभी लोग राजस्थान में हम क्या करेंगे, यहीं से एक तो सीधा भी जा सकते, थोड़ी पाकिस्तान की तरफ मोड़ खाकर ये इस तरह लिया और इस पे जोड़ दिया, बन गया। तो ये आपका पहला मानचित्र है। जिन लोगों ने बहुत ईमानदारी से सीखा तो वो सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और एक आसान ट्रिक दे सकता हूं, इसे जितना छोटा बनाओगे उतना इज्जत बची रहेगी, जितना बड़ा बनाओगे उतना बुरा दिखेगा। जिन लोगों ने दिल से बनाया ना पूरा पेज का, वो और ये, और मैं सच बताऊं, इसी मानचित्र को अगर मैं छोटा कर दूं, कुछ और नहीं करूंगा, बस इसको मैं आप कहोगे बेहतर लग रहा है कि नहीं, उससे बेटर लग रहा है कि नहीं, जितना छोटा उतना का। तो फिर से बता रहा हूं कि जब ये मानचित्र हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ रेखाएं रहती हैं, जिनका अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आसान रहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, इस क्रम में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और एग्जामिनर को, अगर आपको पेपर में ये बनाना हो, जो हम वैकल्पिक विषय में, मेरे बहुत से छात्र हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो कम से कम 3 से 4 मानचित्र एक उत्तर में बनाते हैं। तो 3 से 4 बनाने का मतलब ये है कि जब आप उत्तर लिखते हैं, अगर ये आपका पेज है पूरा का पूरा, तो कभी भी मानचित्र पूरा नहीं बनाएंगे, इतने में ही बनाइए। जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, मानचित्र छोटा बनेगा, नंबर 1। दूसरी बात, ये मानचित्र बनाने में बहुत समय नहीं लगना चाहिए। मानचित्र बनाने में आपके 30 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो 15, 16, 17, 18 सेकंड तक में बना देता हूं, आपको 30 सेकंड होने चाहिए। तो अभी तो आपको सिखा रहे थे, आपने 3 मिनट ले लिए, बट वहां नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फ्री स्टाइल में बनाएंगे, समय रख के। ठीक है, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब स्टार्ट करेंगे, और मैं टाइम बताता जाऊंगा। चिंता नहीं करनी, जो भी पेज जहां भी बचा हुआ, कोई नया पेज नहीं लेंगे, पिछले पेज में पहले जगह ढूंढो, जितनी कम जगह उतना ही अच्छा है। ठीक है, और वो नहीं बनाना है जो इन्होंने अभी बनाया था, घटिया बनाए तो क्या ही बनाए। शुरू करूं, मैं स्टार्ट बोलूंगा तो आप लोग
तब से स्टार्ट करिएगा, फिर मैं टाइम बताता जाऊंगा। रेडी है? कॉपी नहीं करना है, छोटे से में फ्री स्टाइल, लाइनें बनानी नहीं बनानी कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करें? स्टार्ट। 15 सेकेंड। 25 सेकेंड। मेरा खत्म हो चुका है। 30 सेकेंड। बनाते रहिए, आपको पता चलेगा आपने कितना टाइम लिया। 40 सेकेंड। 50 सेकेंड। 55। 60। 60 के ऊपर ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है सभी लोग, मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया, मैं टाइम भी रख रहा था, मैंने ध्यान भी दिया, कुछ मैंने 20 से 25 के बीच में मैंने अपना खत्म कर दिया था। ये बुरा तो नहीं लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। उससे 30 तीनों में सबसे अच्छा यही लग रहा है, जबकि मैं आपके लिए टाइम भी देख रहा था। तो एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मेरा 30 सेकंड में बन गया। आपको भी अपने टाइम का अंदाजा लगा होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या दिखाना है? इसमें हमें चीजें दिखानी है और आगे की। यार ये घड़ी बंद होगी। ये घड़ी बंद हो गई, तो ये घड़ी चेंज करवा देना। मैं 10:30 ही सोच रहा था, समय हो गया है 11। ठीक है, तो यहां तक हो गए सभी लोग। तो ये जितना बड़ा बना रही हो बेटा उतना गलत बन रहा है, नंबर 1। दूसरा, क्या भारत ऐसा है दक्षिण में? ऐसा है वी शेप का। क्यों बना रही हो वी शेप का? क्योंकि ये लोग कहीं से भी शुरू करते हैं, किसी भी दिशा से शुरू करते हैं। इनको बनाना हो ये सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। अरे फिर बन नहीं रहा है। इतनी मेहनत करके आपको तरीका बताया तो फायदा क्या? ठीक है सर, मेरे 40 सेकंड लगे, मेरे 25 लगे, जो भी लगे। मैंने कहा परीक्षा में आपके काम तभी आएगा जब आप ये कर सकते हैं। इसी में अगर मुझे द्वीप बनाने हैं तो ये मेरे द्वीप हो जाते हैं, ये मेरे द्वीप हो जाते हैं। अब हम इसमें कर रहे हैं क्या चीज? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? ये इस तरह से आएगा, ये ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ऊपर क्या आएगा? अरावली। जल्दी से अब तो ये वाला बना लेंगे सभी लोग। ये वाला मानचित्र नहीं तो जो आपने बनाया उसमें भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो मानचित्र बनाया उसमें भी डाल लीजिए। नंबर 1 अरावली। नंबर 2 विंध्य। नंबर 2 क्या है? विंध्य। नंबर 3, इनका गिरिपाद एक पठार बनता है, मालवा। क्या है? मालवा। डन। नंबर 4 सतपुरा। नंबर 4 सतपुरा। नंबर 5 छोटा नागपुर पठार। नंबर 6 6A, 6B, 6C, 6D। 6 क्या है? दक्कन पठार। ए क्या है? अजंता। बी सतमाला। बालाघाट।
और डी क्या है? हरीश चंद्र। ये हमारा कट के टूट कर ऐसा हो। 7 नंबर, बस्तर। क्या है? बस्तर। 8 नंबर, कर्नाटक, पठार। ठीक है। अब ये सारा जुड़ा हुआ है, ये इसका पश्चिमी सिरा है कि नहीं? ये हमारा है 9 नंबर। 9 9 9 9 क्या है? पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये हमारे पठार का, ये हमारे पठार का क्या है? पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा, पश्चिमी सिरा। ठीक है। फिर ये यहां पर आता है, इसको हम रखेंगे 10, 10वां, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। क्या है ये? दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें नीलगिरी और क्या है? अन्नामलाई, कार्डोमम और पलनी। और क्या है? पलनी। ए बी सी और डी। पलनी हिल या पलनी मलाई। डन। 10 हो गए। 10 के बाद ये क्या है? 11। 11 क्या है? पूर्वी घाट। इसमें क्या है? शेवरॉय, जावाडी, नलामला, वालीकोंडा और क्या है? उत्तरी सिरकार। ये यहां पर आ जाए। इनके पश्चिम में क्या होता है? तटीय मैदान होते हैं, वो हम कर चुके हैं। इनके पूर्व में क्या होते हैं? तटीय मैदान होते हैं, वो हम कर चुके हैं। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? नमस्कार सावन। तो सभी लोग, होमवर्क है। अब हम कल और परसों नहीं मिलेंगे। क्या इसके बारे में, जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, हर एक के बारे में चर्चा है? एनसीईआरटी साथ में रख के, एनसीईआरटी साथ में रख के उसे सुन के आएंगे। और जिनके पास रिकॉर्डेड नहीं है उनको लाइव तो मैं मंडे को बताऊंगा। बट यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भारत का भूगोल का रिकॉर्डेड क्लास मिली थी, तो उन्होंने वो देखा हुआ है। एक बार आपके पास अवसर है, अब आपको मानचित्र बनाना आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? मानचित्र बनाना आ गया है, उसके खंड आपने मेरे साथ बना लिए हैं। अब इन सब में एक वो हो जाएगा। 12 नंबर में डालना भूल गया हूं, किसी ने टोका भी नहीं है मुझे। 12 नंबर कौन सा है, जल्दी बताओ। ये हो गया 12, मेघालय, पठार। अगर आप शिलोंग भी कह रहे हैं तो भी चलेगा। और इसमें क्या है? गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा। कर लेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11th,
एनसीईआरटी क्लास 11th में इन सब के बारे में दिया हुआ है और अपने नोट्स इसके साथ साथ बनाइए, आपको क्षमता भी मिलेगी, वरना क्या इधर उधर भागना है। एनसीईआरटी ले लीजिए, नहीं है एनसीईआरटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। केजीएस की बुकलेट में हर एक खंड पे दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा, इस पे चर्चा करेंगे। और छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इसमें विस्तृत नहीं करूंगा। प्रीलिम्स के संदर्भ में मुझे थोड़ा बहुत ये क्रम चाहिए होता है, तो क्रम पे आपसे प्रश्न पूछ लेता है, इसमें पासेस के बारे में पूछ लेता है, तो ये इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। मंडे को मेरा प्लान ये है कि आधा घंटा हम ये काम करेंगे और मंडे को हम जलवायु पे पहुंच जाएंगे। तो हम भारत की जलवायु शुरू करने वाले मंडे से। तो मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने जनरल ज्योग्राफी में जो बेसिक हमने जलवायु के बारे में, वर्षा के प्रकार और देखे हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सर एक डाउट है कि यहाँ पर इतना विशाल पठार मिलता है, उसके अनुसार पर्वत क्यों नहीं है यहाँ पर। तो फिर से कहना चाहता हूँ, पर्वत क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं? उच्च भूमि होते हैं, है ना। पर्वत बनने के लिए क्या चाहिए होता है? पर्वत बनने के लिए वलन चाहिए होता है। तो जिसे हम पठार कह रहे हैं, तो क्या हमारे पास अरावली पर्वत थे कि नहीं थे? तो संजू चौहान, आपने किताब पढ़ी नहीं है, आप सिर्फ बात में बात निकाल रहे हैं। ये हमारे पर्वत हैं, ये हमारे पर्वत हैं, ये भी पुराने पर्वत थे जो घिसकर अभी क्या हो गए? पठार रहे, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है? ये जो वेस्टर्न घाट है, ये भी तो पर्वत माना जाएगा। दो तरह के पर्वत होते हैं, एक वलित होता है, दूसरे भ्रंशोत्त पर्वत होते हैं। तो यहाँ पर्वत भी हैं। तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है बेटा संजू, प्लीज पीछे की क्लास करिए। ये सवाल जो है कि यहाँ पे पठार ज्यादा है, पर्वत क्यों नहीं है? पर्वत की एक श्रेणी होती है और ये जो है सबसे प्राचीन है, तो बने तो ये भी पर्वत ही थे, पर्वत थे, लेकिन ये घिसकर अब क्या हो गए? पठार। तो आपको पर्वत और पठार का अंतर नहीं पता बेटा, तो प्लीज पीछे की क्लास कर लीजिएगा। अब मिलूंगा आपसे मैं मंडे को। जलवायु का प्लीज एक बार देख कर आइएगा। और ये वाले बहुत ही सरल हैं, अपनी बुकलेट को पढ़ना भी मेरे साथ सीखिए, साथ साथ में करिए। इसलिए खासकर आपको मानचित्र बनाया है ताकि आप मानचित्र से याद भी कर सकें और चीजें आपके दिमाग में मेंटल मैप बनेंगी। धन्यवाद, ख्याल रखिए, जय हिंद।